Welcome everyone. Today we are going to study the biomechanics of the human spine. तो स्पाइन हमारी क्या होती है? स्पाइन जो हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम हो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसको हम वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन कहते हैं। जो हमारी स्पाइन है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो फंक्शनैलिटी जो उसकी बेस पे ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है और वैसे भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या करता है? एक मैकेनिकल लिंकेज प्रोवाइड करता है हमारी अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी के बीच। अपर एक्सट्रीमिटीज़ हमारी आर्म्स और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हमारी जो है वो लेग्स आ जाती हैं। तो एक मैकेनिकल लिंकेज है। मैकेनिकल लिंकेज मीन्स जो मैकेनिक्स पे बेस करता हुआ मूवमेंट मोशन जो भी हमारी अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी में होगा वो इस लिंकेज के थ्रू होगा। जितने भी सिग्नल्स जो है वो इन एक्सट्रीमिटीज़ तक जाएंगे ब्रेन से या ब्रेन तक आएंगे वो इस लिंकेज के थ्रू होता है वर्टिब्रल कॉलम के। क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्पाइन जो है वो हमें ऑल थ्री प्लेन्स में मोशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कौन कौन से थ्री प्लेन्स होते हैं? एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन, एक होता है सैजिटल प्लेन और एक होता है मीडियन प्लेन। ठीक है, तो ये थ्री प्लेन्स अगर आपने पढ़े और भी ऑब्वियसली पढ़े ही होंगे अभी तक, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए कि आप स्पाइन पढ़ें, बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइन पढ़ें, तो आपको उन तीन प्लेन्स का पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता दूँगी कि जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है वो आपकी बॉडी को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करता है। जो सैजिटल प्लेन है वो आपको लेफ़्ट और राइट रीजन्स में डिवाइड करता है। और नहीं, जो सैजिटल प्लेन है वो आपको बैक और फ्रंट रीजन में मतलब पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जो मीडियन प्लेन है या फ्रंटल प्लेन है वो आपको लेफ़्ट और राइट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो थ्री प्लेन्स में मूवमेंट करती है। मीन्स के आगे को भी आप झुकते हैं तो वो आपकी क्या है? फॉरवर्ड मूवमेंट है। बैकवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करती है स्पाइन आपको। फिर उसके बाद जब आप टिल्ट करते हैं एक साइड को या मतलब आप अपने टिल्ट ही हो गया ना, जब आप अपनी कमर को लेटरली जो है वो फोल्ड करते हैं तो उसको क्या है? वो लेटरल मोशन है, तो वो क्या करती है आपको उसमें फ्रंटल प्लेन में या मीडियन प्लेन में मोशन प्रोवाइड करती है। और सैजिटल की बात फ्रंट और वो होगी बैक और वो। ठीक है, ट्रांसवर्स में भी होती है इसी तरह से मूवमेंट। टू मैनी रिसर्चर्स एंड क्लिनिशियंस द लुम्बर रीजन ऑफ द स्पाइन इज़ ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट। लुम्बर रीजन जो है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है या उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया जाता है। उसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस की जाती हैं। उसको पढ़ा जाता है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। क्योंकि जो कॉमन प्रॉब्लम है हमारी स्पाइन की या जो मोस्ट कॉमन रीजन है हमारी स्पाइन का जिसमें कोई डिफेक्ट या प्रॉब्लम आती है वो कौन सा रीजन होता है ना? लुम्बर रीजन। बैक पेन, जो लोअर बैक पेन होती है, इस वजह से ये मेडिकल और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है मॉडर्न टाइम्स की। तो ये बायोमैकेनिकली लुम्बर रीजन जो है वो वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम। पहले हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, द स्पाइन कंसिस्ट ऑफ द कर्व्ड स्टैक ऑफ 33 वर्टिब्रा डिवाइडेड स्ट्रक्चरली इनटू 5 रीजन। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो 33 वर्टिब्रा से मिलकर बना हुआ है जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई है और कर्व्ड कर्वेचर प्रोवाइड करती हैं। ये कर्वेचर आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह, ये इसका एस शेप होता है इसका कर्वेचर। ठीक है, तो ये जो है 33 टोटल वर्टिब्रास होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक की गई होती हैं और इनको हम स्ट्रक्चरली जो है वो 5 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सुपीरियर टू इन्फीरियर। अगर हम सुपीरियर से इन्फीरियर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन जो है वो हमारे पास हमारी फर्स्ट 7 वर्टिब्रा से मिलकर बना, तो उसको हम कहते हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद हमारा आता है थोरेसिक वर्टिब्रा, जो थोरेसिक रीजन है। तो आप अपना थोरक्स के रीजन से इसको याद कर सकते हैं या फिर नाम याद रख सकते हैं कि ये थोरक्स के रीजन में प्रेजेंट है। तो इसकी कितनी 12 वर्टिब्रा जो हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रा कहलाती हैं और वो थोरेसिक रीजन बनाती हैं वर्टिब्रल कॉलम का। उसके बाद हमारे जो नीचे है थोरक्स के नीचे से जो रीजन वर्टिब्रल कॉलम का स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं लुम्बर रीजन, जिसको हम लुम्बर वर्टिब्रा करते हैं। और इसकी 5 वर्टिब्रास मिलके जो है वो लुम्बर रीजन बनाती हैं। लुम्बर के नीचे से जो है वो हमारे पास 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होती हैं जो कि मतलब वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, वो फ्यूज होती हैं एक दूसरे के साथ। वो क्या बनाती हैं? सैक्रम रीजन, जिसको हम सैक्रल वर्टिब्रा कहते हैं।
और एंड पे 4 होती हैं जो कि उससे भी ज़्यादा फ्यूज होती हैं, जिनको हम कॉकेक्स कहते हैं, जो एंड ऑफ आपका एंड पार्ट होता है आपके वर्टिब्रल कॉलम का, तो उनको हम कहते हैं फ्यूज कॉकेजियल वर्टिब्रा। There may be one extra vertebra or one less, particularly in the lumbar region. Lumbar region में sometimes होता है कि कुछ इंसानों की एक्स्ट्रा वर्टिब्रा भी प्रेजेंट होती है और कुछ में कहते हैं कि एक कम होती है, कुछ में एक ज़्यादा होती है एक में कम होती है। तो समटाइम्स ये 6 हो सकती हैं और समटाइम्स ये 4 हो सकती हैं lumbar region के अंदर, ठीक है। Because of structural differences and the ribs, varying amount of movements are permitted between adjacent vertebra in the cervical, thoracic and lumbar portions of the spine. अब वो कह रहे हैं कि उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है ना, क्योंकि सर्वाइकल की अगर आप वर्टिब्रा देखें तो उनकी साइज़ और शेप्स वगैरह डिफरेंट होती हैं, जो कि आपने एनाटमी 3 में पढ़ी होंगी। तो वो आपने पढ़ी है कि सर्वाइकल 2 जो होती हैं एटलस और एक्सिस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फिर जब थोरेसिक का रीजन आता है तो वहाँ पे रिब्स वगैरह प्रेजेंट होती है, तो उनके शेप और साइज़ में डिफरेंस आता है। फिर लुम्बर रीजन की शेप और साइज़ जो है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो इन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की बेसिस पर ये जितने भी रीजन्स हैं हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के, वो वैरायटी ऑफ मोशंस प्रोवाइड करते हैं, या उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं इन डिफरेंट रीजन से, सर्वाइकल रीजन पे दूसरी मूवमेंट होंगी, थोरेसिक रीजन पे दूसरी मूवमेंट होगी, लुम्बर पे दूसरी होंगी। तो ये क्या है, डिफरेंस आ जाता है इनकी मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। विद इन दीज रीजन्स टू एडजेंसेंट गई vertebra and the soft tissues between them are known as motion segment. अच्छा जी, मोशन सेगमेंट कौन सी रीजन को कह रहे हैं, बिटवीन इन द टू एडजेंसेंट वर्टिब्रा एंड द सॉफ्ट टिश्यूज बिटवीन देम आर द मोशन सेगमेंट। दो वर्टिब्रास के बीच में ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है, ये आपके दो, ये और ये एक वर्टिब्रा आ गया, इसके बीच में जो सॉफ्ट टिश्यू का रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, मोशन सेगमेंट। द मोशन सेगमेंट इज कंसिडर्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्पाइन। ये जो मोशन सेगमेंट है ये जो है फंक्शनल यूनिट एक्ट करता है आपकी स्पाइन का। ईच मोशन सेगमेंट कंटेन्स 3 जॉइंट। ये जो स्पेस होती है दोनों वर्टिब्रास के बीच में, उनके बीच में 3 जॉइंट्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। द वर्टिब्रल बॉडी सेपरेटेड बाय द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। जो हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज होती है, वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ना, उसके अंदर वर्टिब्रल बॉडी होती है। हर एक की जो वर्टिब्रा की जो वर्टिब्रल बॉडी होती है वो किससे सेपरेट हो रही होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो डिस्क प्रेजेंट होती है हमारे पास बीच में, क्या बनाती है, फॉर्म अ सिम्फिसिस टाइप ऑफ एम्फी आर्थ्रोसिस। ये क्या है, एम्फी आर्थ्रोसिस जॉइंट है, ये टाइप ऑफ जॉइंट आपको पता होनी चाहिए, पता भी होगी, ठीक है। द राइट एंड लेफ्ट फेसेड जॉइंट्स बिटवीन द सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड डायआर्थ्रोसिस ऑफ द ग्लाइडिंग टाइप दैट आर लाइंड विद आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये 3 जॉइंट्स जो है वो हमारे पास मोशन सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। मोशन सेगमेंट क्या है, दो वर्टिब्रल के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यू की स्पेस होती है वो क्या है, मोशन सेगमेंट। फिर क्या है, मोशन सेगमेंट जो है वो हमारे पास फंक्शनल यूनिट होता है किसका, स्पाइन का, और इसके अंदर हमारे पास 3 जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जॉइंट जो हो गया वो हो गया सिम्फिसिस टाइप ऑफ एम्फियोथ्रोसिस, जो कि किसका है, वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में जॉइंट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क और जो वर्टिब्रल बॉडी के अंदर जॉइंट है, सबसे पहला डिस्क ये हो गया, ये कौन सी टाइप है, जॉइंट की एम्फियोथ्रोसिस, ठीक है। और जो राइट और लेफ्ट फैसेट जॉइंट्स हैं जो आपकी उनके बीच में आती हैं, प्रोड्यूशंस जो होती हैं वर्टिब्रल बॉडी से निकल के आ रही होती हैं, ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स जो है हमारे पास, ये ट्रांसवर्स सेक्शंस हैं, और ये जितने भी हमारे पास आर्टिकुलेशंस या प्रोजेक्शंस हैं, खैर जो फैसेट जॉइंट्स आपकी ट्रांसवर्स सेगमेंट बनाते हैं, प्रोसेसेस बनाती हैं। तो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में आपका फैसेट जॉइंट बनता है, जो कि सुपीरियर इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस के बीच में होता है। सॉरी, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के अंदर नहीं होता, आर्टिकुलर प्रोसेसेस के बीच में। तो इसको हम कौन सा टाइप है ये जॉइंट की, डायआर्थ्रोसिस, ठीक है, ग्लाइडिंग टाइप ऑफ जॉइंट। ये जो है वो हमारे पास जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास मोशन सेगमेंट के अंदर, ठीक है। आर्टिकुलर प्रोसेसेस के बीच में क्या होता है, डायआर्थ्रोसिस, ग्लाइडिंग टाइप ऑफ जॉइंट। डायआर्थ्रोसिस मींस जो फुली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। एम्फिआर्थ्रोसिस जो है वो जो लिमिटेड मतलब थोड़ी सी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इससे एक जो ऊपर वाली टाइप थी वो कौन सी होती है, फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स सिनेथ्रोसिस, जो कि इमूवेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा मोशन सेगमेंट्स के जॉइंट्स।
यहाँ पर मोशन सेगमेंट की डेफिनेशन भी दी गई है, टू अर्जेंटेड वर्टिब्रा एंड द एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यूज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पाइन, ठीक है। द स्पाइन में बी viewed as a triangular stack of articulations with symphysis joint between vertebral bodies on the anterior side and two gliding diagonal facets on the posterior side. वो कहने कि स्पाइन जो है उसको आप एक ट्रायंगुलर स्टैक ऑफ आर्टिकुलेशन के तौर पे देख सकते हैं, जो कि एक सिम्फिसिस जॉइंट आता है उसका वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में इंटीरियर साइड में, मतलब फ्रंट पे आपको जो है वो एक सिम्फिसिस जॉइंट नजर आएगा उनके बीच में, वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में, और टू ग्लाइडिंग डाई आर्थ्रोडाइल फैसेट जॉइंट्स आपको पोस्टीरियर साइड में नजर आएंगे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रा। अ टिपिकल वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अब ये दोबारा से हम जो है वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्टिब्रा जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक टिपिकल उसकी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर क्या होता है, होलो रिंग नोन एज द न्यूरल आर्च एंड सेवरल बोनी प्रोसेसेस, और इस मतलब एक सर्कल होता है, न्यूरल आर्च टाइप एक बॉडी होती है, उसके अंदर एक सर्कल आता है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बोनी प्रोसेसेस जो है वो प्रोड्यूड हो रहे होते हैं। The vertebral bodies serve as a primary weight-bearing components of the spine. Vertebral bodies जो होती हैं हमारे पास वो क्या करती हैं, प्राइमरी वेट बेरिंग कंपोनेंट ऑफ द स्पाइन एक्ट करती है, इनके ऊपर जो है वो वेट जो है हमारा वजन जो है इन पर काम करता है, या ये जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं ये हमारे वेट को बियर करती है, ठीक है। द न्यूरल आर्चीज एंड पोस्टीरियर साइड्स ऑफ द बॉडीज and intervertebral discs form a protective passageway for the spinal cord and associated blood vessels known as the vertebral canal। अच्छा, अब आर्च का मकसद क्या है, क्यों ये बॉडी में प्रेजेंट है, क्योंकि बॉडी आपकी है, बॉडी के अंदर एक सुराख सा है, सर्कल सा, जिसको हम वर्टिब्रल आर्च कह रहे हैं, और ये जो हमारे पास बोनी प्रोसेसेस निकली हुई हैं जो कि साइड से प्रोट्यूड आउट हो रही है, इनका मकसद क्या है, क्योंकि कि हमारे पास एक बहुत ही प्रोटेक्टिव पैसेज वे प्रोवाइड करती है स्पाइनल कॉर्ड के लिए और ब्लड वेसल्स के लिए, वेन्स के लिए, आर्टरीज के लिए, ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से प्रोट्यूड हो रही होती हैं और हार्ट से भी आ रही होती हैं। तो ये सब जो है वो पैसेज वे प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, गुजर रही होती है। From the exterior surface of each neural arch, several bony processes protrude। ये हमने पढ़ा कि उसकी exterior surface से जो है वो bony processes निकलती हैं। अब कौन कौन सी processes होती हैं? The spinous, the transverse process serves as the outrigger to improve the mechanical advantage of the attached muscles। ठीक है, अब हमारे पास टोटल हमारे पास शायद 3 हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। अभी हमने पढ़ा कि दो जो प्रोसेसेस है, एक का नाम है द स्पाइनस प्रोसेस एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस serve as outriggers to improve the mechanical advantage of the attached muscles। एक तो ये हमारे पास मसल्स की अटैचमेंट प्रोवाइड कर दी है, दूसरा उनके मैकेनिक्स में भी जो उन्होंने मैकेनिकल वर्क करना होता है, मूवमेंट्स प्रोवाइड करनी होती है, उनमें भी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो पहले आपको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ कि कौन कौन सी। अच्छा, ये तो हमारे पास वर्टिब्रा की डायग्राम कॉलम की। अच्छा, ये आ गई है हमारे पास स्पाइन की। अच्छा, अभी आप ये देखें थोरेसिक रीजन की है, तो ये जो है, ये जो सर्कल आपको बीच में नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये है वर्टिब्रल फोरामन। ये जो आपको नज़र आ रही है ये है बॉडी, और ये जो आपको प्रोसेसेस ये 3 मतलब वो नज़र आ रही हैं, ये क्या है, वो हैं प्रोसेसेस हैं। अब इनके नाम देखते हैं, जो मिडल में आती है उसको हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं, जो साइड में आती है उनको हम ट्रांसवर्स प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी है ना, ये आपकी सारी बॉडी है, और ये आपकी बॉडी के रीजन में सर्कल है, तो ये वर्टिब्रल आर्च। अब वर्टिब्रल आर्च ये वाला रीजन होती है, ठीक है, और ये जो सर्कल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल फोरामन। फिर ऊपर जाते हैं। द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रा आर स्पेशलाइज्ड इन शेप एंड फंक्शन। जो पहली दो सर्वाइकल रीजन की वर्टिब्राज आती हैं वो बाकी सारे वर्टिब्रल कॉलम से शेप में और साइज में और फंक्शन में क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ये क्या है, नॉन मतलब एटिपिकल वर्टिब्राज हैं आपकी, बाकी जो है वो टिपिकल फंक्शन पे उतरती हैं, ये जो है एटिपिकल है, इनके स्ट्रक्चर में क्या है, वेरिएशन आ रही है। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा नॉन एज दी एटलस। पहली जो वर्टिब्रा है, ये पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसको हम क्या कहते हैं, एटलस। provides a reciprocally shaped receptacle from the condyles of the occiput of the skull।
अच्छा, तो सर्वाइकल जैसे मैं बता किया कि एटलस और एक्सिस जो है वो उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो जो हमारे पास एटलस है उसकी जो उन्होंने बताया है कि वो क्या है, एक शेप प्रोवाइड करता है रेसिप्रोकली रिसेप्टेबल। अब जो हमारे पास स्कल का जो ओसिपिटल रीजन होता है, ओसिपिटल बोन बेसिकली जो होती है वो हमारे पास स्कल की बैक पे प्रेजेंट होती है। तो जो उसके कंडाइल्स है वो अटैचमेंट करते हैं किसके साथ, एटलस के कंडाइल्स के साथ, तो एक जॉइंट बन जाता है। तो एटलस और ओसिपिटल के दरमियान में जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं एटलांटो ओसिपिटल जॉइंट। ये जो है एक्सट्रीमली स्टेबल जॉइंट होता है और इस जॉइंट के ऊपर जो है वो हमारे पास सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है। मतलब कि अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट जो है वो हमारे पास एक ही प्लेन में मोशन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और ये कितने डिग्रीज की होती है, अबाउट 14 to 15 डिग्रीज ऑफ मोशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। बट virtually नो मोशन अकरिंग इन एनी अदर प्लेन। बाकी प्लेन्स में कोई मोशन होती है। हालांकि जो है वो हमारे पास वर्टिब्रल रीजन जो है वहाँ पर सर्वाइकल रीजन में रोटेशन जो है वो अच्छी बड़ी जो है वो रोटेशन प्रोवाइड करती है। ये जो रोटेशन प्रोवाइड करती है ये हमारे पास दूसरी वर्टिब्रा कराती है, जो सर्वाइकल रीजन की दूसरी वर्टिब्रा है एटलस के नीचे जो प्रेजेंट होती है सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसको हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक्सिस जो है वो एटलस के साथ अटैच होती है और जॉइंट बनाती है एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जो कि हमारे पास रोटेशन मोशन प्रोवाइड करती है 75 डिग्रीज का, 14 डिग्री एक्सटेंशन एंड 24 डिग्रीज ऑफ लेटरल फ्लेक्शन। कि लेटरल साइड पे जो आप टिल्ट करते हैं अपनी गर्दन को, वो क्या है, लेटरल फ्लेक्शन प्रोवाइड करती है 24 डिग्री। तो ये डिग्रीज जो है वो आप अच्छे तरीके से याद किया जाए, ये आपको एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो है वो एटलांटो ओसिपिटल जॉइंट पे सिर्फ दो मूवमेंट्स होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जो कि 14 to 15 डिग्रीज की मोशन प्रोवाइड करती है। फिर एटलांटो एक्सियल जॉइंट पे हमारे पास 75 डिग्रीज की रोटेशन होती है और 14 डिग्री की एक्सटेंशन होती है, 24 डिग्रीज की लेटरल फ्लेक्शन होती है। There is a progressive increase in vertebral size from the cervical region down through the lumbar region. जैसे जैसे हम वर्टिब्रल कॉलम के नीचे मूव करते जाते हैं तो हमारे पास प्रोग्रेसिवली जो वर्टिब्रल साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। सर्वाइकल रीजन जो है वो सबसे छोटी वर्टिब्रास प्रेजेंट होती है, थोरैसिक में उससे बढ़ जाएंगी, लुम्बर में उससे बढ़ जाएंगी और सो ऑन बाकियों में भी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, हम नीचे डाउनवर्ड्स मूव करेंगे स्पाइन के, तो हमारे पास जो वर्टिब्रास का साइज है वो बढ़ता जाएगा। The lumbar vertebra in particular are larger and thicker than the vertebra in the superior regions of the spine. जो lumbar region की हमारे पास vertebras present होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा large और thick in size होती है as compared to the superior regions of the spine. जो हमारे पास superior region जो cervical और thoracic उनसे बड़ी होती हैं ये। This serves a functional purpose since when the body is in an upright position, each vertebra must support the weight of not only the arms and head but also all the trunk position above it. अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस इंक्रीज इन साइज के पीछे भी एक वजह है, फजूल में तो नहीं है ना साइज बड़ा हो रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फंक्शनल पर्पस है। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं हमारा अब वो जब आप एक अपराइट पोजीशन जो है वो मेंटेन करते हैं, अपनी स्पाइन को सीधा रखते हैं, तो आपकी जो लुम्बर रीजन का जो स्पाइन है उस पर ज़्यादा वेट पड़ता है या ज़्यादा वेट कैरी करती है। तो उसके लिए आपकी वर्टिब्रा को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर छोटी वर्टिब्रा होगी मतलब उसका साइज स्मॉल, अगर छोटी वर्टिब्रा होगी साइज में स्मॉल होगी, थिन होगी, तो उस पर अगर वेट होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगी, डिफेक्ट हो जाएगी या उसमें कोई उसके स्ट्रक्चरल उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से जो है वो लुम्बर रीजन की साइज बड़ा है और वो थिक है, ठीक है। The increased surface area of the lumbar vertebra reduces the amount of stress, क्योंकि lumbar की vertebra जो है वो साइज में बड़ी है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उसके ऊपर जो vertebra होती है उसके ऊपर वेट आ रहा होता है, तो ये जब वेट जब ज़्यादा सरफेस एरिया वेट कैरी करेगा तो स्ट्रेस की जो हम अमाउंट है वो कम आएगी बाकी उस पर आपकी लेग्स पर, क्योंकि ना सिर्फ वो हेड और आपकी उसका एक्सट्रीमिटीज़ का वेट कैरी कर रही होती है, आपकी स्पाइन, आपके जो ट्रंक रीजन है, ट्रंक में आपका थोरेसिक केज आ जाता है, उसके अंदर ऑर्गन्स आ जाते हैं और फिर अगर आपने कोई लोड कैरी किया तो उस सब का वेट जो है वो आपके लंबर रीजन पर पड़ता है।
ये साथ ब्लू भी पढ़ा करें। Although all vertebra have the same basic shape, there is a progressive superior inferior increase in the size of vertebral bodies and a progression in the size and orientation of the articular processes. तो ज़ाहिर बात है वर्टिब्रा बड़ी हो रही तो उनके जो पार्ट्स हैं उनकी जो बॉडी है और उनके जो प्रोसेस है उनके अंदर भी डिफरेंस आएगा। द ओरिएंटेशन ऑफ द फैसेट जॉइंट्स डिटरमाइन द मूवमेंट कैपेबिलिटी ऑफ द मोशन सेगमेंट। तो ये आपका एमसीक्यूज आ जाता है कि किस चीज़ की बेसिस पर आपका मोशन कैपेबिलिटी मूवमेंट कैपेबिलिटीज डिटरमाइन होती है मोशन सेगमेंट की। तो वो क्या है ओरिएंटेशन ऑफ द फैसेट जॉइंट्स की बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमने लास्ट में किया था इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द लंबर रीजन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस to which these vertebrae would otherwise be subjected। ये हमने पढ़ लिया। The weight bearing surface area of the intervertebral discs also increases the weight supported in all mammals। अच्छा, जब आपकी वर्टिब्रास इंक्रीज हुई हैं शेप और साइज में तो आपके मतलब दो वर्टिब्रास के बीच में सॉफ्ट टिश्यू स्पेस होती है उसके अंदर वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होते हैं। तो सारी बात है कि जैसे जैसे आपकी वर्टिब्रास इंक्रीज होंगी उनके बीच में जो डिस्क प्रेजेंट है उनका भी शेप और साइज इंक्रीज होगा। तो जब वो वर्टिब्रल डिस्क का भी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ना तो अच्छा इंटरवर्टिब्रल डिस्क का फंक्शन क्या है स्ट्रेस को काउंटर बैलेंस करना या एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना ताकि आपकी वर्टिब्रल कॉलम की जो वो है वर्टिब्रास है उनमें कोई डिस्टॉर्शन ना आए वो मतलब उनके स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये एक क्या है शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करती हैं। तो जब आपकी डिस्क वर्टिब्रल डिस्क का जो साइज है वो बड़ा होगा तो वो आपको ज़्यादा मतलब वेट को बेयर कर पाएगा और वेट बेयरिंग का जो काउंटर इफेक्ट होता है स्ट्रेस जो होती है उसको ये कम करेगा, ठीक है। The size and angulation of the vertebral processes vary throughout the joints। अब वो कह रहे हैं साइंस और जो एंगुलेशन क्या होती है जो उनका एंगल्स होता है एंगल्स होते हैं ना हर चीज़ का एंगल होता है कि कौन सा डिग्री और मूवमेंट के भी एंगल्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि द साइज एंड एंगुलेशन ऑफ द वर्टिब्रल प्रोसेसेस वेरी थ्रू आउट द स्पाइनल कॉलम। जो उनके स्पाइंस के बीच में एंगल्स पड़े थे अगर आपको टिपिकल और एटिपिकल के स्ट्रक्चर्स याद हों अभी हमने ऊपर पढ़े थे उनके जो एंगल्स होते हैं उनके आर्चेस के बीच में तो वो भी क्या है थ्रू आउट द स्पाइनल कॉलम वेरिएटेड होते हैं वेरिएशन आ रही होती है। दिस चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ द फैसेट जॉइंट। अब इन आर्चेस के जो एंगल्स होते हैं इनके बीच में डिफरेंस आने की वजह से क्या आते हैं हमारे पास जो फैसेट जॉइंट्स हैं उनकी ओरिएंटेशन में भी डिफरेंस आता है क्योंकि अगर आपकी आर्टिकुलर प्रोसेसेस के एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ है तो वो अगर इस मुड़ गया थोड़ा सा या वो थोड़ा स्ट्रेट मतलब लेफ्ट आपने एंगल्स पढ़े हैं ना तो वो अगर किसी साइड पे ज़्यादा मुड़ा हुआ है उनका एंगल डिक्रीज या इंक्रीज हो तो जाहिर सी बात है उनका फैसेट जॉइंट की जो मोशन है या मूवमेंट है जो पोजीशन थी वो चेंज हो गया। अब ऊपर वाली स्पाइन का जो है वो जो पोजीशन थी फैसेट जॉइंट की वो इधर है और जो नेक्स्ट की आ गया वो थोड़ा इधर हो गया चेंज हो गया। तो इससे क्या हो गया आप एंगुलर मतलब आर्टिकुलर प्रोसेस की पोजीशन चेंज होगी तो उनके क्योंकि ये फैसेट जॉइंट आर्टिकुलर प्रोसेस के बीच में बनता है तो फैसेट जॉइंट्स की भी लोकेशन या पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। और फैसेट जॉइंट का काम क्या है लोड बेयरिंग में सिस्टम प्रोवाइड करना, ठीक है। द फैसेट जॉइंट एंड डिस्क प्रोवाइड अबाउट 80% of the spine's ability to resist rotational torsion and shear, with half of this contribution from the facet joints। अच्छा आपको rotational torsion और shear का मतलब पता है shear forces जो कि हमारे पास पैरेलल वे में एक्ट कर रही होती हैं और rotational torsion जो अगर आपको स्पिन या ट्विस्ट हो जाती हैं वो वाली torsion की पढ़े हैं ना आपने सबने बायोमैकेनिक्स 1 में तो ये वो वाले डैमेजेस की बात हो रही है। तो वो हमें बता रहे हैं कि जो हमारे पास हमारे एबिलिटी है स्पाइन की कि वो इनके खिलाफ आ सके या रोटेशनल टॉर्जन और शेयर फोर्सेस को काउंटर अफेक्ट कर सके इनसे बचा सके। तो ये 80% जो है वो हमारे पास फैसेट जॉइंट्स और डिस्क प्रोवाइड करती हैं। डिस्क के बारे में हमने पढ़ लिया और फैसेट जॉइंट क्या है 30% जो है वो कंप्रेसिव लोड जो है वो बेयर करते हैं और उनके इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करते हैं।
पार्टिकुलरली व्हेन द स्पाइन इज इन हाइपर एक्सटेंशन, जब आपकी स्पाइन हाइपर एक्सटेंशन की पोजीशन में होती है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होती हैं वो ज़्यादातर किस स्पाइन पे एक्ट कर रही होती है, कौन सी स्पाइन उनको ज़्यादा झेल रही होती है, वो होती है L5 और S1। इसी वजह से जो डिफेक्ट आता है वो आता भी L5 और S1 पे है, जो आपकी वर्टिब्रल डिस्क बल्ज आउट हो जाती हैं और वो फिर आपको sciatica की पेन कॉज करती हैं, वो इसी रीजन पे आती है। ठीक है। Recent studies suggest that 15 to 40% of the chronic low back pain emanates from the facet joints। ठीक है, तो ये स्टडीज ने सजेस्ट किया कि 15 to 40% जो आपकी लोअर बैक पेन आती है वो आती ही किसकी वजह से, फैसेट जॉइंट्स की उनकी वजह से है, फैसेट जॉइंट्स की डिसफंक्शन की वजह से। जब वो ज़्यादा वेट बेयर करती है या फैसेट जॉइंट से आपके स्पाइन हिल जाते हैं, क्योंकि वैसे तो आपने पढ़ा कि फैसेट जॉइंट्स की जो है वो पोजीशन थ्रू आउट द स्पाइन चेंज होती है क्योंकि एंगुलेशन में चेंजेस आते हैं। तो अगर आपकी जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है हर एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच, अगर वो आइडियली हेल्दी होंगी तो वो क्या करती हैं, 1/4 जो हाइट होती है आपके वर्टिब्रल कॉलम की या स्पाइनल कॉलम की उसको बनाती हैं। ठीक है। When the trunk is erect, the differences in the interior and posterior thickness of the discs produce the lumbar, thoracic and cervical curves of the spine। ठीक है, जब आपका ट्रंक इरेक्ट मतलब आगे को झुकता है तो आपको डिफरेंसेस नज़र आते हैं आपके इंटीरियर और पोस्टीरियर थिकनेस ऑफ डिस्क, प्रोड्यूसर लुम्बर, थोरेसिक। अच्छा, मतलब ये जो आपका कर्वेचर में डिफरेंस आता है ना, सर्वाइकल और थोरेसिक और लुम्बर, जो डिफरेंशिएट करता है आपके रीजन्स को, वो किसकी बेसिस पे आता है, थिकनेस ऑफ वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, अब इनकी थिकनेस जो होती है डिस्क के, इनके डिफरेंस की वजह से वो कर्वेचर आ रहा था, किसी जगह पे ज़्यादा होती है किसी पे कम होती है, उस वजह से कर्वेचर बन रहा होता है आपकी स्पाइन का। तो ये हमने पढ़ा है सर्वाइकल रीजन। ठीक है, अब ये एंगल्स हैं। सर्वाइकल रीजन का कितना एंगल होता है, 45 डिग्रीज, और जो थोरेसिक है उसका होता है 60 डिग्रीज। ये एंगल्स आ रहे हैं जो आपकी कर्वेचर है ना उसके एंगल्स हैं। सर्वाइकल रीजन जो आपका गर्दन, सर्वाइकल का जो रीजन है उसकी कितने 45 डिग्रीज बन रही है और थोरेसिक की 60। उसी तरह लुम्बर जो है, लुम्बर का रीजन जो है वो 90 डिग्रीज होता है। ठीक है, इसलिए वेट बीरिंग होता है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी स्टैक्ड होती हैं और उन पर वेट ज़्यादा पड़ा होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हाइपर एक्सटेंशन की एक फेस और एक डायग्राम है। ये हमारे पास डायग्राम आ जाती है वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना उनकी डायग्राम है। ये एनुलस फिब्रोसिस, न्यूक्लियर पल्पसिस, ये सारे जो है ये पार्ट्स हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, तो ये एनुलर फिब्रोसिस क्या होता है ये पढ़ते हैं। थिक होता है, फिब्रोकार्टिलेजिनस रिंग होता है दैट फॉर्म्स अ एक्सटीरियर ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एक्सटीरियर सरफेस बनाता है। न्यूक्लियस पल्पसिस जो है वो इनर पार्ट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। कॉर्डियल जेल विद अ हाई फ्लूइड कंटेंट लोकेटेड इनसाइड द एनुलस फिब्रोसिस ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो न्यूक्लियस पल्पसिस जो इनर फ्लूइडी जेल लाइक कंटेंट होता है जो कि सराउंडेड होता है एनुलस फिब्रोसिस से। ठीक है, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क इनकॉर्पोरेट्स टू फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। दो हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के। अ थिक आउटर रिंग कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज कॉल्ड द एनुलस फिब्रोसिस। द थिक आउटर जो एक्सटर्नल रिंग होता है उसको हम कहते हैं एनुलस फिब्रोसिस और एनुलस सराउंड्स अ सेंट्रल gelatinous material known as the gelatinous material, jelly like material known as the nucleus pulposus, जो मैंने आपको इधर डेफिनेशन में बताया, और न्यूक्लियस। The annulus consists of about 90 concentric bands of cartilaginous tissues that are bounded together। अब जो एनुलस फिब्रोसिस आउटर कैप्सूल या रिंग स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर 90 कॉन्सेंट्रिक बैंड्स होते हैं, सर्कुलर मोशन सर्कल टाइप्स बैंड्स होते हैं किसके, कार्टिलेजिनियस टिश्यू के, जो कि एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं और एक टफ स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ठीक है, द कोलेजन फाइबर्स ऑफ द एनुलस क्रिस क्रॉस। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो, द कोलेजन फाइबर्स of the annulus crisscross vertically at about 30 degree angles to each
other making the structure more sensitive to rotational strain than to compression, tension and shear. अब जो फाइबर्स होती हैं, ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा कि बैंड्स, उसके अंदर हमारे पास 90 कंसेंट्रिक बैंड्स प्रेजेंट है कोलेजिनियस टिश्यू के, ठीक है। टिश्यू के अंदर आपको पता है कि फाइबर्स होती हैं, ठीक है। और फाइबर्स में ऊपर से ये क्या है, फिब्रोकार्टिलेजिनियस है ना, तो कार्टिलेज के जो बैंड्स हैं वो फाइबर्स की शेप में, तो वो कह रहे हैं जो फाइबर्स हैं हमारे पास, जिन फाइबर्स से मिलकर हमारे पास कोलेजिनियस टिश्यू बना हुआ है, वो फाइबर्स जो है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है वर्टिकली एट 30 डिग्री एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे पास वर्टिब्रल डिस्क हैं हमारे पास, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, मतलब उनको वो जो है वो सेंसिटिव इन सेंस कि वो रोटेशनल जो है वो नहीं करा सकती, मतलब वो खिलाफ हो जाती है, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट इस तरीके से कि वो रोटेशनल मोशन नहीं प्रोवाइड कर सकती, जिसकी वजह से उनको खतरा रहता है रोटेशनल स्ट्रेन का ज़्यादातर, ठीक है, रोटेशनल, क्योंकि उनकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है और 30 डिग्रीज एंगल पे है, तो रोटेशनल स्ट्रेन का उनको ज़्यादा खतरा रहता है एज कम्पेयर टू कंप्रेशन। कंप्रेशन तो कंप्रेस हो जाती है ना, क्योंकि 30 डिग्रीज का आंसर है, तो कंप्रेसिबिलिटी उनके अंदर होती है। टेंशन भी और शेयर फोर्सेस भी किसी हद तक वो बेयर कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर उनको मतलब खतरा रहता है रोटेशनल स्ट्रेन का, क्योंकि वो रोटेट नहीं कर पाती। Fibers as a present है ना, these fibers which are crucial for the mechanical functioning of the disc displays changes in organization and orientation with the loading of the disc as well as with disc degeneration। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि ये जो फाइबर है ये क्या है, फाइबर की जो ओरिएंटेशन है ये क्या है, क्रूशियल है मैकेनिकल फंक्शनिंग ऑफ द डिस्क के लिए, ठीक है। अब डिस्प्ले चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन और ओरिएंटेशन विद लोडिंग ऑफ द डिस्क, जैसे ही लोड पड़ता है डिस्क पर तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन और ओरिएंटेशन में चेंजेस भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि इनको डिजेनरेशन भी कॉज करते हैं और कभी कभार इनके लिए हेल्पफुल भी होते हैं। तो हम पढ़ते हैं चेंजेस क्या आते हैं, या मतलब उन्होंने बोला ना क्या चेंजेस, display changes in organization or orientation with loading of the disk as well as with disk degeneration। The nucleus of a young, जो nucleus pulposus होता है young people का, healthy disk is approximately 90% water। तो 90% क्या है, वो water से मिलकर बनी होती है, with the remainder being collagen and proteoglycans, specialized materials that chemically attract water। स्पेशलाइज प्रोटीग्लाइकन्स होते हैं और स्पेशलाइज मटेरियल जो कि ज़्यादा वाटर को ड्राई करता है, वैसे इसके अंदर हेल्थी जो हमारे पास डिस्क का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके अंदर होते हैं। द एक्सट्रीमली हाई फ्लूइड कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस मेक इट रेसिस्टेंट टू कंप्रेशन, कि ज़्यादा फ्लूइडिटी होने की वजह से न्यूक्लियस की उसको क्या करता है, कंप्रेशन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। Mechanically, the annulus act as a coiled spring या coiled spring whose tension holds the vertebral bodies together against the resistance of the nucleus pulposus, and the nucleus pulposus acts like a ball bearing composed of an incompressible gel। मैकेनिकली वो क्या कह रहे हैं कि एनुलस जो है वो एक्ट कैसे करता है, कि एक स्प्रिंग है, कोलाइड स्प्रिंग, मतलब कोलाइड जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर कॉइल्स प्रेजेंट हो, जो बहुत ज़्यादा स्पायरल हुआ हो और उसके अंदर ज़्यादा कॉइल्स हों, जो कि टेंशन को होल्ड करता है वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में। जब आते हैं वेट आता है तो उसकी टेंशन, मतलब टेंशन जो आती बनती है ना उसके अंदर, वो क्या करता है, दो वर्टिब्रल बॉडीज़ को जकड़ के रखता है या एक दूसरे के साथ अटैच रखता है, एक टेंशन बनाए रखता है ताकि वो एक दूसरे से जुड़ी रहें। किसके अगेंस्ट, जो रेसिस्टेंस, मतलब जो एक उनके अंदर गैप आ रहा होता है, जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होते हैं वो न्यूक्लियस पल्पसेस। और न्यूक्लियस पल्पसेस का क्या मैकेनिकल फंक्शन है, कि वो एक बॉल की तरह काम कर रहा था, जो कि कंप्रेसिबल जेल जिसके अंदर प्रेजेंट है और वो कंप्रेस हो सकता है, चाहे वो जितने भी वर्टिब्रल बॉडी से एक दूसरे के साथ ज़्यादा अटैच हों या अट्रैक्ट हों, और मतलब उनके ऊपर जितनी भी कंप्रेसिव फोर्सेस आए, लेकिन वो मतलब एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन द वर्टिब्रल बॉडीज रोल ओवर द न्यूक्लियस while the facet joints guide the movements। अच्छा, जब क्या है कि जब हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है तब हमारे पास जो है वर्टिब्रल बॉडीज हैं वो रोल हो जाती हैं किसके ऊपर,
न्यूक्लियस के ऊपर और फैसेट जॉइंट्स एंड मूवमेंट को काम लाते हैं, ठीक है। ये फिगर आपको स्पाइनल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एंड लेटरल फ्लेक्शन प्रोड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन वन साइड ऑफ द डिस्क एंड टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द अदर, whereas spinal rotation creates shear stress। अच्छा, ये हमें डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। अब ये कंप्रेसिव फोर्स है, जब आप फ्लेक्शन करेंगे तो आपकी जो बॉडीज हैं वो ये जो बॉल आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर रोल करेंगी, और वो कह रहे हैं कि जब आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं या लेटरल फ्लेक्शन करते हैं तो ये क्या करती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो उस कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो कॉज करती हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉज करती हैं आपकी एक साइड ऑफ डिस्क के ऊपर, ठीक है। एंड टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द अदर, एक साइड पे आपको कंप्रेसिव फोर्सेज होंगे, सारी बात अगर आप ये स्पाइन इधर को मूव करेंगे, जब आप फ्लेक्शन करेंगे तो ये वाली आपकी साइड है स्पाइन की, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्सेज होंगे, तो यहाँ से आपकी स्पाइन खींची जाएगी, तो यहाँ पर कौन सी होगी, टेंसाइल फोर्सेज होंगी, ठीक है। और जब वो कह रहे हैं रोटेशन करते हैं तो तब रोटेशन एक दूसरे के, तो ये आपकी पैरेलल फोर्सेज एक्ट करेंगी तो शेयर स्ट्रेस कॉज करेंगी, ठीक है। ये है, देखा, जब आगे आगे कुछ आ रही है कंप्रेशन हो रही है, इस साइड ऑफ स्पाइन पे कंप्रेशन हो रही है और इस साइड पे टेंशन हो रही है, और ये वाली जो है ये कौन सी है, जब आप रोटेशन करेंगे तो शेयर फोर्सेस आएंगी। स्ट्रेस ऑन द डिस्क्स इज सिग्निफिकेंटली हायर विद फ्लेक्शन एज कम्पेयर टू रोटेशन। अच्छा, वगैरह जब फ्लेक्शन आप करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तब आपका स्ट्रेस जो होता है वो डिस्क पर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोटेशन, with bending stress approximately 45 times greater than the twisting stress from the same angle of bending or twisting of annulus fibrosis। अच्छा, जब वो कह रहे हैं कि कितना डिफरेंस है कि जब अगर आप बेंडिंग करें, बेंड हो आप अपनी स्पाइन के, फ्लेक्शन करें तो 45 टाइम्स ये क्या होगा, ट्विस्टिंग स्ट्रेस से बड़ा होगा स्ट्रेस इसका, ठीक है। फ्रॉम द सेम एंगल ऑफ बेंडिंग और ट्विस्टिंग ऑफ द एनुलस फाइबर्स, अगर आप दोनों का एंगल सेम रखेंगे, एक ही एंगल पे आप फ्लेक्शन करें, एक ही एंगल से आप ट्विस्टिंग स्ट्रेस प्रोवाइड करें, लेकिन आपका बेंडिंग का जो स्ट्रेस होगा वो 450 टाइम्स ग्रेटर देन ट्विस्टिंग स्ट्रेस होगा। ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज कंप्रेशन इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लोडिंग ऑन द स्पाइन, ये तो मैं पता है क्योंकि हम डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए बहुत ज़्यादा बैंड होते हैं, तो कंप्रेशन फोर्सेस ज़्यादा एक्ट करती हैं हमारी स्पाइन के ऊपर। When a disk is loaded in compression, it tends to simultaneously lose water and absorb sodium and potassium until its internal electrolyte concentration is sufficient to prevent further water loss। अच्छा, अब ये कहना है कि जब हमारे पास स्पाइन के ऊपर कंप्रेशन होती है तो हमारे जो आपने पढ़ा ना कि डिस्क जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे पास 90% तो वाटर होता है, तो वो क्या करता है, वाटर लॉस करता है और स्टार्ट कर देता है किसकी एब्जॉर्प्शन, सोडियम और पोटेशियम की, और तब तक उसकी एब्जॉर्प्शन करता है जब तक कि इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन जो है वो इतनी सफिशेंट नहीं हो जाती कि वो प्रिवेंट करे फर्दर वाटर लॉस को, ठीक है। जब ये केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो इंटरनल डिस्क का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। Continued loading over a period of several hours result in a further slight decrease in disk hydration। तो अगर आप ज़्यादा मतलब continued आप लोडिंग कर रहे हैं, आपकी कंप्रेशन फोर्सेस स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, आपको मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो फिर आपको डिहाइड्रेशन भी कॉज कर सकता है डिस्क के अंदर, नॉट पानी की कमी, तो जो डिस्क की हाइड्रेशन जो है वो उसको डिस्ट्रॉट कर सकता है। For this reason, the spine undergoes a height decrease of up to nearly 2 centimeter over the course of a day। तो इसीलिए जो है वो अगर ज़्यादा लोडिंग का आप काम करें तो आपके अंदर 2 सेंटीमीटर का हाइट के अंदर डिक्रीज आ जाता है, आपके वर्टिब्रल कॉलम की हाइट के अंदर, वो फिर आपको जो है वो कर्वेचर इंक्रीज वगैरह हो जाता है। तो ये सब जो फोर्सेस और ये कंडीशंस आती हैं वो इसी की वजह से आती है, with approximately 54% of the loss of this loss occurring during the first 30 minutes after an individual gets up in the morning। Oh my god, अच्छा वो क्या बता रहे हैं, with approximately 54% of this loss
आपका ये 54% जो है वो ये लॉस होता है जब आप 30 मिनट आप उठे नहीं हैं, अभी आपको उठे हुए 30 मिनट नहीं हुए और आपने लोडिंग शुरू कर दी है, तो ये ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। वंस प्रेशर ऑन द डिस्क इज़ रिलीव्ड, जब आपकी डिस्क के ऊपर से प्रेशर हट जाता है, आपकी डिस्क को एक रिलीफ मिलता है, द डिस्क क्विकली रीअब्सॉर्ब्स वाटर, तो वो जल्दी से क्या करती है, रीअब्सॉर्ब करती है वाटर को, और डिस्क का वॉल्यूम और हाइट जो है वो फिर से इंक्रीज हो जाती है। Astronauts experience a temporary increase in spine height of approximately 5 cm while free from the influence of gravity. एस्ट्रोनॉट्स जब ग्रेविटी के बगैर होते तो सारी बातें उनकी स्पाइन के ऊपर कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से 5 सेंटीमीटर क्या होता है, उनकी जो स्पाइन की हाइट जो है उसमें इंक्रीज आ जाता है। On Earth, disk height and volume are typically greatest when a person first arises in the morning. ठीक है, किसी भी इंसान का ज़मीन के ऊपर हाइट और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा बड़ा होता है जब एक इंसान सोया हुआ उठता है, क्योंकि उसकी डिस्क पे कोई किस्म का लोड नहीं होता। वेट जो होता है वो आपकी डिस्क पे नहीं एक्ट कर रहा था, वो आपके जो कोई बेड है या आपकी मतलब एज अ होल बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपके पेल्विस रीजन में तो उस पर एक्ट कर रहा था, स्पाइन पे नहीं कर रहा था, तो उस वजह से आपकी जो है वर्टिब्रल डिस्क वो रिलैक्स्ड होती है और उनमें कंसंट्रेशन जो है वाटर की सही रहती है, इसलिए तब आपकी जो है वो ग्रेटेस्ट और टिपिकल हाइट होती है वर्टिब्रल कॉलम की। Because increased disc volume also translates to increased spinal stiffness, there appears to be a heightened risk of disc injury early in the morning. अच्छा जी, क्योंकि आपकी हाइट इंक्रीज हुई होती है जब आप सुबह उठते हैं, तो आपके अंदर क्या है, स्पाइनल स्टिफनेस ज़्यादा स्टिफ हुई होती है आपका स्पाइनल कॉलम, तो आपको ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉलम स्टिफनेस से बड़ी स्टिफ हुई होती है, उनकी हाइट इंक्रीज होती है, तो आपको मॉर्निंग में इंजरी डिस्क इंजरी होना जो है उसके रिस्क ज़्यादा होते हैं। Measurements of spinal shrinkage following activities performed for 1 hour immediately after rising in the morning yielding average values of 7.4 mm for standing, 5.0 mm for sitting, and 7.9 mm for walking. 3.7 millimeter for cycling and 0.4 millimeter for lying down। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर आप मेजरमेंट करें स्पाइनल श्रिंकेज की कि आपकी स्पाइन कितनी श्रिंक होती है, कितना उसकी लेंथ में डिक्रीज आता है जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें 1 घंटे के बाद उठने के, तो नेगेटिव मतलब 7.5 मिलीमीटर डिक्रीज आता है किसमें, अगर आप स्टैंड मतलब खड़े होकर कोई काम करें, और 5-5.0 मिलीमीटर अगर आप बैठ के कोई काम करें, कोई एक्टिविटी करें, तो उसके अंदर 5-5.0 डिक्रीज आता है। -7.9 मिलीमीटर अगर आप वॉकिंग करें, और -3.7 मिलीमीटर आता है अगर आप साइकिलिंग करें। और पॉजिटिव मीन्स मतलब पॉजिटिव मीन्स कि इंक्रीज होती है आपकी लेंथ +0.4 मिलीमीटर अगर आप लेट के कोई काम करें। Body positions that allow rehydration and height increase in the discs are spinal hyperextension in the prone position and trunk flexion in the supine position। वो कह रहे हैं कि वो बॉडी पोजीशन जिससे आपकी डिस्क की रिहाइड्रेशन होती है या आपकी इस डिस्क की वर्टेब्रल कॉलम की हाइट इंक्रीज होती है, वो कौन कौन सी पोजीशन है, एक है स्पाइनल हाइपर एक्सटेंशन प्रोन पोजीशन में, मतलब जब आप उल्टा लेट के हाइपर एक्सटेंशन करते हैं अपनी स्पाइन की, तो आपकी डिस्क का जो हाइट होती है वो इंक्रीज होती है, और रिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है। और ट्रंक फ्लेक्शन इन द सुपाइन पोजीशन, जब आप सीधा लेट के मतलब सीधा मतलब आपका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा हो रूफ को, और आप ट्रंक की फ्लेक्शन करें तो तब। और प्रोन पोजीशन जब आपका फेस जो है वो नीचे टुवर्ड्स द अर्थ फेस कर रहा हो। The intervertebral discs have blood supply up to about the age of 8 years, but after that the disc इंटरवर्टिबल डिस्क जो है उनको ब्लड सप्लाई मिलती है कब तक, जब तक आप 8 सालों के होते हैं। 8 सालों के बाद जो है वो उनकी जितनी भी हेल्थ होती है वो किस पर रिलाई करती है, मैकेनिकल बेस्ड
के लिए बस इतना ही, बाकी जो है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।